नमस्कार, ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से कल पाकिस्तान की आवाम के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे बात की, ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए जरूरी था या फिर ऐसा करना उनकी मजबूरी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोझिकोड के मंच से ये कहा कि वो सीधे पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहते हैं। मोदी ने पाकिस्तानी जनता से कहा कि आपके हुक्मरान आतंकियों के आकाओं का लिखा भाषण पढ़ते हैं। पीएम ने कहा कि भारत पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग कर देगा। पीएम ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग रहने के लिए भी मजबूर कर देगा। लेकिन प्रधानमंत्री ये भी कह चुके कि पाकिस्तान को गरीबी से, अशिक्षा से लड़ना होगा। हम ये सवाल आज की तारीख में उठा रहे हैं कि ये वक्त पाकिस्तान को उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी समस्याएं गिनाने, उसे नसीहत देने का है या फिर भारत को अपनी ताकत और कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को पीछे धकेलने का है। महाराष्ट्र और केंद्र में बीजेपी के साथ सरकार में साझेदारी कर रही शिवसेना ने आज खुद कहा कि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से बड़ी राष्ट्र की अस्मिता होती है। देश कुछ भी बर्दाश्त कर लेता है लेकिन पाकिस्तान का हमला नहीं बर्दाश्त करेगा। आज कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि इस सरकार ने शासन में आने के बाद अपने 2 साल बर्बाद कर दिए और पाकिस्तान को अलग थलग करने की कांग्रेस की नीति को अपनाने में देर कर दी। अब हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या पीएम मोदी के इस भाषण से पाकिस्तान पर कोई असर पड़ेगा? और सवाल यह भी कि उरी की शहादत में 7 दिन के बाद देश में जो असंतोष है, देश में जो गुस्सा है, देश के जो सवाल है, उनका जवाब मिल गया? भारत माता के, बोलो भारत माता के। मैं आज यहां से सीधा सीधा पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहता हूं। उन हुक्मरानों से जो आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ते हैं। जो नीति मनमोहन सिंह सरकार की थी, इंदिरा जी की थी, राजीव जी की थी, पाकिस्तान को अलग थलग करने की, अब आपको सूझी है। वो साड़ी भिजवाई, आम भिजवाए, बिना बुलाए पहुंच गए, नवाज शरीफ की मां के चरणों में अपना शीश झुकाकर पैर छू लिए उनके। ये तो सब आपने किया है ना। अब फिर आप लौट रहे हैं तो 2.25 साल तो बर्बाद हो गया। सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को नहीं संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो। और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ। देखिए, करारा जवाब नरेंद्र भाई ने दिया है और यूएन जनरल असेंबली के उस फ्लोर को जिसको नवाज शरीफ ने आतंकी बुरहान वानी के लिए उपयोग किया, उसका जवाब सुषमा स्वराज जी उसी फ्लोर पर पूरे दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगी। जब हम सत्ता में आए तो एक्शन की जरूरत होगी। पाकिस्तान के साथ लड़ना चाहिए। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से हम लड़ेंगे। जनता भूखी रहेगी, आधी पेट सोएगी, लेकिन पाकिस्तान का जो हमला है इस देश पर वो सहन नहीं कर सकती। तो प्रधानमंत्री जी ने ये जो लातों के बूथ है वो बातों से नहीं जाएंगे, समझना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारत कभी भी आतंकवाद को सहेगा नहीं। आतंकवाद को लेकर भारत का जो जिगरा है वो फौलाद का है। जो हमारे 18 जवान शहादत को प्राप्त हुए हैं, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। वैदेशिक मामले हैं और जहां जिस बात से पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया पर भी जिसका माने मतलब निकाला जाना है, तो उसमें बहुत संभल के बोलना चाहिए। तो ठीक है, उन्होंने
बोला है। अच्छी बात है कि उन्होंने वार हिस्ट्रिया, कुछ लोग वार हिस्ट्रिया पैदा करने की जो लोग कोशिश करते हैं, तो उस फ्लो में ये नहीं बहे हैं, रिस्ट्रेन किया है, तो ये अच्छी चीज़ है। राजनेताओं के लिए बोलने के कई अवसर होते हैं, हम बोलते भी हैं, लेकिन सेना बोलती नहीं है, सेना पराक्रम करती है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे पाकिस्तान की आवाम को संबोधित किया, इसे जरूरी कहें या मजबूरी? आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। दूसरा सवाल, ये वक्त पाकिस्तान को उसकी परेशानियां गिनाने का है या पराक्रम दिखाने का? तीसरा सवाल, क्या सिर्फ और सिर्फ कूटनीति के जरिए ही पाकिस्तान को जवाब दिया जा सकता है? चौथा सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी के इस जवाब का नवाज शरीफ पर कोई असर पड़ेगा? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, आखिर उरी में शहीद हुए सैनिकों के बलिदान का बदला कब लिया जाएगा? सवाल सीधे सीधे हैं, जवाब अब 1 घंटे लेने की कोशिश होगी। डॉक्टर अजय आलोक प्रवक्ता है जेडीयू के, पेशे से पेशे से डॉक्टर हैं, जेडीयू में महासचिव के पद पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रदीप कुमार जैन साहब प्रवक्ता है कांग्रेस के, यूपी की झांसी लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं, यूपीए सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु मित्तल साहब प्रवक्ता है बीजेपी के, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शिवशंकर मुखर्जी पूर्व राजनयिक है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय विदेश सेवा के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, ब्रिटेन समेत कई देशों में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, 1971 युद्ध में शामिल रहे हैं, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हो चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जीडी बख्शी साहब, सबसे पहले आपके पास, 7 दिन हो गए उरी अटैक को, कल पहली जनसभा थी, लगा था पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाएगा, उसे आईना दिखा दिया जाएगा। सर आपको क्या लगता है, मिल गया वो जवाब? देखिए, अगर आप कुछ करने वाले हैं तो मैं नहीं समझता कि उसे आप अनाउंस करके करेंगे। अब वक्त आ गया है कि योर एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो हमें तो कोई अपेक्षा नहीं थी कि प्रधानमंत्री अपने कार्ड्स एक सार्वजनिक मंच से खोलेंगे। ये कार्ड अब मेरे ख्याल सेना के खोलने का टाइम है और सेना अपने टाइम पे इसको करेगी, सेना को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि अब हम बिजनेस एज यूजुअल चल सकते हैं। बात यह है साहब कि 30 साल से हम रक्षात्मक, प्रतिक्रियात्मक और टोटली डिफेंसिव होके चल रहे हैं। हमने पूरा इनिशिएटिव पाकिस्तान के हाथ में दे रखा था अभी तक कि वो जब जहां जिस टारगेट को चाहे एंगेज करे, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार, कुछ नहीं जवाब उसको मिला। क्या यही चलता रहेगा अगले 30 साल? मैं नहीं समझता कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश इसे टॉलरेट कर सकता है कि उसको 1000 छुरियों के वार से, खून के रिसाव से मार दिया जाए और वो चुपचाप से वो शहीद हो जाए किसी दूसरे मुल्क के हाथों, जो उसका एक बड़ा 5 साइज है। बख्शी साहब, विंस्टन चर्चिल का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेइंग है, वो कहते हैं पॉन्डर एंड देन एक्ट। आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं? इज ही पॉन्डरिंग एंड देन ही इज गोइंग टू एक्ट? देखिए, रिवेंज इज अ डिश दैट टेस्ट्स बेस्ट व्हेन इट इज कोल्ड। ये भी एक कहावत है कि आपका जो रिवेंज है वो सबसे बेस्ट टेस्ट करता है जब वो डिश ठंडी हो जाती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है सर। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं। ये 2 मार्च 1971 में, मार्च 1971 में, ठीक, थैंक यू, मैं आती हूँ बख्शी साहब। मार्च 1971 में पाकिस्तान ने हमको प्रोवोकेशन दी थी, दिसंबर 1971 में उसे जवाब मिला था। नहीं, तो बख्शी साहब, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहने की भी क्या जरूरत पड़ी?
अगर वो ये चाह रहे थे कि रिवेंज को थोड़ा बेस्ट है सर्व ठंडाई में करेंगे, तो वो ये भी ना कहते कि पराक्रम दिखाने का ही वक्त है, या सेना तभी सेना है जब वो पराक्रम दिखाती है, कहने से कुछ नहीं होता, वो सारी बातें। देखिए, क्राइसिस के इस स्टेज पर मैं समझता हूं कि हमको अगर मैसेज देना है, सिग्नलिंग करनी है, तो इस स्टेज पर वो परफोर्स एम्बिगुअस होनी पड़ेगी। कल की स्पीच में आपने देखा कि एम्बिग्विटी स्ट्रक्चर्ड थी, कई सारे शब्दावली ऐसी थी जिसके 2 या 3 मतलब निकाले जा सकते हैं। हमको दुश्मन के लिए या प्रतिद्वंदी के लिए काम आसान करने का ठेका हमने नहीं ले रखा। ठीक है, हमारे डीजीएमओ ने कहा है, ठीक है सर, कि वी रिजर्व द राइट टू रिएक्ट एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग, लेट इट बी सो। डॉक्टर अजय आलोक, ये सारी चीजें अंडर द कार्पेट है, वहां भाषण से निकलकर आने की जरूरत नहीं थी जो उम्मीद की जा रही थी। अग्री कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो कल भी जो कहा, आप इसको इस परिप्रेक्ष्य में लीजिए कि उनकी रणनीति हो सकती है, सेना की रणनीति हो सकती है, कूटनीति हो सकती है कि अभी अब खुल के कुछ नहीं कहना है। लेकिन एक चीज़ बड़ी आश्चर्यजनक लगती है मुझे कि ये वही प्रधानमंत्री थे जो 2008 में मुंबई अटैक के बाद 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पे तंज कसने में पीछे नहीं हटते थे, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नवाज शरीफ और जनरल मुशर्रफ को चिट्ठियां लिखी थी कि हमारा भारत का प्रधानमंत्री चिट्ठियां क्यों लिखता है, बोल क्यों नहीं सकता है। ये 5 मिनट भी नहीं चुके थे। मुंबई हमले के बाद प्रधानमंत्री जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपीए सरकार की धज्जियां उड़ाई थी कि देश कमजोर हो गया है आंतरिक सुरक्षा के मामले पे। आज इस वक्त जब ये उड़ी का अटैक हुआ, उसके पहले पठानकोट का अटैक हुआ, किसी विपक्ष ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सारा विपक्ष लामबंद होकर सरकार के पीछे खड़ा हो गया कि आप सख्त कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं। आप दूसरे को तो एडवाइस देने में बड़े आगे रहते थे। 2013-14 के चुनाव में आपने कहा था कि आतंकवादियों को आतंकवादियों की भाषा में जवाब देनी चाहिए, ये बात की भाषा नहीं समझेंगे, पाकिस्तान को उसके बात पे जवाब देना चाहिए। आप बदल गए साहब प्रधानमंत्री बनते ही। आपने पठानकोट हमले में एनआईए ने क्लीन चिट दे दी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लगता है। एनआईए प्रमुख शरद जी का बयान है ये ऑफिशियल। तो एक के बाद एक आपकी कूटनीति राजनीति जो हो, ठीक है, हम आपके साथ हैं, देश आज एक संकट के समय पे खड़ा है, आपको एक्ट करने की जरूरत है, लेकिन एक्ट करने की जगह अब भाषणबाजी ज्यादा हो रही है, लंबा हो रहा है भाषणबाजी। आप कहते हैं कि मन की बात पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए, राजनीतिक बातें कोई बात नहीं करे। आप दूसरे को क्रिटिसाइज करने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं, आपकी मन की बात पे कोई बात भी ना करे। किस तरह का शासन आप चाहते हैं? मतलब कुल मिलाकर ऑपोजिशन में जब थे तब अलग थे, और आज जब सरकार चला रहे हैं तो वही काम कर रहे हैं जो पिछली सरकारों ने किया। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये द्विचरित्र क्यों? ठीक है, प्रदीप जैन, आदित्य साहब भी हमारे साथ बने हुए। उम्मीद करते हैं कि ऑपोजिशन आपसे सवाल ना पूछे, ठीक है, नहीं पूछेंगे, लेकिन आप एक्ट तो कीजिए, लेकिन एक्ट तो हो नहीं रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल वही बात प्रदीप जी आप भी आज जहन में रख रहे होंगे कि भाई ये तो हमारी ही पॉलिसी है, हम तो यही चीजें करते आए हैं, चाहे वो 2008 में मुंबई अटैक का मामला रहा हो। मैं इसलिए क्योंकि सुधांशु मित्तल हमारे साथ नहीं है, वरना जवाब अजय जी में लेती, थोड़े टाइम में वो जुड़ेंगे हमारे साथ। हाँ प्रदीप जैन, आदित्य साहब। रोविका जी, देश के 125 करोड़ लोग आज प्रधानमंत्री जी के पीछे हैं, लेकिन हम पूरे स्वाभिमान से अपनी सेना की हौसला अफजाई करें। हम पाकिस्तान के लोगों को भाषण नहीं दें। आज हमारे शहीदों की विधवाओं के सीने पे क्या गुजर रही है, इसको जानने का प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। आज ये पाकिस्तान के लोगों का काम है, वो अपने हुक्मरानों के साथ क्या करते हैं, लेकिन हमारा क्या काम है, हमारी सरकार का क्या काम है, हमारे देश का क्या काम है। हम इतनी बड़ी शहादत के बदले में हम उन्हें उपदेश दें, ये कहीं से भी किसी के भी मन को अच्छा नहीं लग रहा। आज लोग चाहते हैं कि माकूल जवाब दिया जाए। जब हमारे प्रधानमंत्री जी यूएन में बोल के आए थे कि आतंकी राष्ट्र है पाकिस्तान, प्रदीप जी फर्ज कीजिए आप उस मंच पर खड़े होते, आपको भाषण देना होता उरी अटैक के बाद, तो आप क्या माकूल जवाब देते? जी, सबसे पहले हम सारे दलों के लोगों को बुलाते, अपने देश के विदेश मंत्री सुषमा जी को भी बुलाते,
अपने डिफेंस मिनिस्टर को बुलाते और सबसे पहले एक सर्वदलीय नीति बनाते कि इसको अलग थलग कैसे करें। आज कितना बड़ा सब्जेक्ट है कि रसिया ऐसे समय में साझा युद्ध अभ्यास कर रहा है। आज भी चाइना सर, आप पाकिस्तान अगर को एड वहां दे उस रहा है। जनसभा को संबोधित कर रहे होते तो आप सबसे पहले हम कैसे इनके माकूल जवाब देते दूतावास पाकिस्तान को? यहां बंद करते। वही मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले हम इनके दूतावास को यहां बंद करते। हम इनकी जनता की गरीबी बेरोजगारी की बात छोड़कर हम शहीदों की विधवाओं के घर जाते, उनको सांत्वना देते और इसके पश्चात हम अपनी सेना की हौसला अफजाई करते। हमारे बख्शी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि अब एक समय है, कोई भी डिप्लोमेसी हो, सर, मैं तो आपको कोई भी भाषण नीति देने हो, के लिए कह रही वो हूँ। नीति ऐसी मैं होना आपको चाहिए भाषण जिस देने पर- के लिए कह रही हूँ कि क्योंकि बात तो कल के जी। भाषण पर हो रही है ना सर। आप होते तो क्या माकूल जवाब देते, सोच लीजिए, फिर मैं आपसे वो भाषण की लाइनें ले लूंगी। एक सेकेंड, अब हमारे साथ शिवशंकर साहब भी हैं जो कि फॉर्मल डिप्लोमेट है। सर आती हूँ शिवशंकर साहब, कुल मिलाकर बात 100% की ये है कि सरकार आए कोई भी, सरकार जाए कोई भी, एक पॉलिसी जो है वो पॉलिसी बरकरार रहती है, उसमें कोई रद्दो बदल बहुत ज्यादा होता नहीं है, बस भाषणों में शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं। यही हुआ है इस बार भी? देखिए, भाषणों में तो शब्द बदलते हैं, लेकिन जो कूटनीति है, जो पॉलिसी है, वो भी बदलती है और कभी कभी बदलना चाहिए। मैं आपके चैनल में पहले भी कह चुका हूं, फॉरेन पॉलिसी जो है एक डायनामिक चीज है। जो एक जमाने में एक पॉलिसी होता है, एक समय में जो पॉलिसी होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हर समय, हर क्षण, हर सिचुएशन में वही पॉलिसी हो, चाहे डिप्लोमेटिक या एक्शन ओरिएंटेड हो। ये एक डायनामिक चीज है, उसको जिस स्थिति में हम अपने को पाते हैं उस स्थिति को एड्रेस करना पड़ता है। एक ही कांस्टेंट चीज है, चाहे पुराने पॉलिसी हो, चाहे नए पॉलिसी हो, चाहे फ्यूचर पॉलिसी भी हो, वो है हमारा राष्ट्रीय हित। हमारे राष्ट्रीय हित के बेसिस पे हम आशा करते हैं हमारी सरकार निर्णय लेगी। और जो भी ये पैनल्स में आपके बातें होती हैं, कोई खिलाफ इसके है, कोई उसके खिलाफ है, लेकिन मैं समझूंगा अगर ये एक मूल बात सब में समझ आए कि राष्ट्रीय हित में क्या है, खासकर एक बहुत ही पेचीदा मामले में जो पाकिस्तान और आतंकवाद रिप्रेजेंट करता है, वो मेन चीज है। तो मैं ये कोई गलत बात नहीं समझता हूं कि पॉलिसीज बदल रहे हैं, ऊपर नीचे थोड़े जा रहे हैं, ये एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। नहीं, मुखर्जी जी, अगर मैं बहुत आसान शब्दों में समझना चाहूँ, सुधांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ी देरी से ही सही, लेकिन वो जुड़ गए हमारे साथ। लेकिन बहुत आसान शब्दों में अगर शिवशंकर जी मैं समझने की कोशिश करूँ, राष्ट्र हित किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? क्योंकि कल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे परेशानियों की, वो बात कर रहे थे कि मुफलिसी खत्म हो जानी चाहिए, वो बात कर रहे थे बेरोजगारी खत्म हो जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर क्या ये सारी चीजें साथ ही चलेंगी, ये अलग चले, हम अपना जवाब पाकिस्तान को अलग दे? बिल्कुल साथ चलेंगी। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताता हूं, बिल्कुल साथ चलेंगी। वो क्या कह रहे थे, वो बेरोजगारी की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, पाकिस्तानी अवाम को ये एड्रेस कर रहे थे कि आप झगड़ा जो कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा खून क्यों बहा रहे हैं आप, अगर जंग लड़ना है तो बेरोजगारी के साथ लड़िए, ये करिए वो करिए। इसका एक उद्देश्य है, मेरे ख्याल से उद्देश्य ये है कि हम हमेशा जो एनालिस्ट हैं, जो डिप्लोमेट्स रह चुके, हम एक फासला देखते हैं। एक जो सरकार है पाकिस्तान की, जो हमारे खिलाफ है, जो हमारा दुश्मन है, जो हमारी हानि चाहती है, और एक पाकिस्तान की आवाम है जो रोज सुबह शाम उठ के इंडिया को गाली नहीं देती, वो अपना जीवन भी जीना चाहती है। और उनको हमें ये बताना कि आपकी सरकार जो है, जो इंडिया के तरफ जो एक हानिकारक पॉलिसी अपनाती है, वो आपके लिए भी खराब है। पाकिस्तान आतंकवाद से खुद पीड़ित है, तो इन चीजों का अंडरलाइन करना प्रधानमंत्री के लिए स्वाभाविक है, क्यों नहीं? So do you call it a good stroke, if not master stroke? Well, good or bad, it is a necessary step. ठीक है, सुधांशु जी हमारे साथ बने। शिवशंकर जी, मैं आती हूँ। जो हमारा मसला है, ये 2+2 4 का नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है। उनके जो भी चीज पाकिस्तान के सरकार को एम्बैरेस करे, उनको रोके,
उनको सोच में पढ़ने को मजबूर करे, वो हमें करना चाहिए। ठीक है, और साम उनकी दाम आवाम को लेकिन एड्रेस दंड करना हटा दो, चाहिए बाकी सारी कि चीजें आपकी होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है सर, मैं आती हूँ। सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु जी, देरी से जुड़े आप, लेकिन क्योंकि पहला सवाल आप ही से आज की तारीख में होना है। कल जो कुछ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की उस सरजमी से पाकिस्तान की आवाम को जो कहा, आवाम अलग बात है, लेकिन इससे क्या उन आतंकवादियों को या पाकिस्तान के तमाम उन लीडर्स को कोई फर्क पड़ेगा? कोई असर उन पर पड़ेगा या वो रिलैक्स हो जाएंगे? ना वो सुन पा रहे हैं और उनका आउटपुट भी मुझे लगता है फ्रीज हो गया है, क्योंकि वहां केरल में है, थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम।